प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हमने पूर्व के वीडियो में जीवों के विकास के सिद्धांत के जीवों के विकास के बारे में पढ़ा था, उसका परिचय और डार्विन का जो बीगल का सफर था उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज के इस वीडियो में हम विकासवाद के सिद्धांत प्रजातिकरण पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं विकासवाद के सिद्धांत पर, जीवों के विकास सिद्धांत पर। तो आइए देखते हैं। आपने पूर्व में डार्विन के बीगल यात्रा का जो वर्णन पिछले वीडियो में देखे थे, तो आज के ये वीडियो में हम डार्विन के बीगल के सफर के पश्चात क्या हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो डार्विन के बीगल का सफर अर्थात यात्रा जो है खत्म होने के पश्चात इंग्लैंड के ही एक वैज्ञानिक ने अमेरिका और एशिया के कुछ क्षेत्रों में या द्वीपों में जाकर डार्विन के जो खोजी गई यात्रा में निष्कर्ष था उसको लेकर उन्होंने अपना खोज शुरू किया। और वह वैज्ञानिक था अल्फ्रेड रसेल वेलस नाम का। उनका मुख्य रूप से तितलियों में और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे और सुझाया कि जो प्रजातियां हैं वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से उत्पन्न हुई है। और उसी के आधार पर वेलस और डार्विन ने अपना जीवों का विकासवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जीवों का विकासवाद सिद्धांत पर देखें तो दोनों के गहन चिंतन और अध्ययन से, डार्विन और वेलस के गहन अध्ययन से जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलस ने मिलकर इस नतीजे पर पहुंचा कि जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। और कोई कम जीता है और कोई ज्यादा, किसी का कम संतानें होती हैं, किसी की ज्यादा, जिनके जीने की जो क्षमता ज्यादा होती है वह परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विश्व में प्रजातियों की जो रचना है एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से हुई है। और तीसरा, इसमें बताया गया कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया एक शाखित पेड़ के समान दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है। चौथा, उन्होंने बताया किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीव में विभिन्नता होती है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक ही पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो फिंच, दक्षिण अफ्रीका में डार्विन ने जब अवलोकन किया दक्षिण अफ्रीका के इक्वेडर के गलापागोस टापुओं में, तो उन्होंने फिंच के अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग टापुओं में उनके चोंच में अंतर पाया। ठीक है। तो अंतर पाए जाने के आधार पर उन्होंने इस प्रकार से दर्शाया है। ये आपके सामने ये चित्र में आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, ये मैदान की निकली चोंच वाली जो फिंच है, ठीक है, ये बड़े मैदान में रहने वाले फिंच है। इसी तरह ये पूरे जो है कैकट मैदान में पाए जाने वाले, छोटे मैदान में पाए जाने वाले, बड़े बड़े पेड़ पर रहने वाले, ठीक है, ये इस प्रकार से विभिन्न जो फिंच थे उन फिंचों की श्रेणी बनाकर फिंचों की वंशावली को शाखित श्रेणी में दर्शाया गया है। तो चौथा इसी बात को बताता है। और पांचवा देखें, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताएं से होती है। और
किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। छठवां उन्होंने कहा कि लाभदायक भिन्नताओं वाले विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजाति की आबादी को प्रभावित करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि उस आवास में जीने के लिए ज्यादा सक्षम प्रजातियां आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी के स्थान पर लेने लगती है या आ जाती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों के विकास चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका जीवों के विकासवाद का सिद्धांत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आने योग्य है। और जीवों के विकासवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक है जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने का विवरण जो है डार्विन द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये जैव विकास सिद्धांत के प्रतिपादन करने का विवरण डार्विन द्वारा एक लिखा हुआ पुस्तक है और इसका लेखन जो है 1859 में किया गया। उसके बाद वेलस द्वारा जो लिखित पुस्तक है, जैसे ही डार्विन ने अपना अध्ययन समाप्त किया वैसे ही वेलस द्वारा उनके सिद्धांतों को लेकर चला गया और वेलस ने लिखा, डार्विनिज्म में लिखा, पुस्तक लिखा और इसका लेखन 1889 में किया। इसके आधार पर उन्होंने जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया। अगला आप देखते हैं प्रजातिकरण। ये प्रजातिकरण क्या है? तो अनुकूलन और प्रजातिकरण देखते हैं। तो अनुकूलन का मतलब है कि आपको पूर्व में मैं बताया था कि फिंच जाति का जो पक्षी है वो विभिन्न द्वीपों में, इक्वेडर के गलापागोस के विभिन्न द्वीपों में मौजूद होते हैं और उनके जो खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आते हैं। जैसे एक द्वीप में जाने पर दूसरे द्वीप में उनका दोनों का अलग अलग जो चोंच का आकार है, उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रांतों में उनका आवास बन गया था। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने निवास स्थान में ढल जाने की जो प्रक्रिया है वो अनुकूलन कहलाता है, एडाप्टेशन। दैट इसको इंग्लिश में कहा जाता है एडाप्टेशन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किसी तरह, है ना, या किसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं किसी तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया है अनुकूलन कहलाता है। आगे समझ में, आपने पिछले कक्षाओं में प्रजातिकरण की बात करें तो आपने पिछले कक्षाओं में काली मछली की बात प्रजाति को पढ़े थे, उनके नस्लों का वंश की मछलियों को आपने अध्ययन किया था। वैसे ही हम फिंच प्रजाति के बारे में प्रजातिकरण को देखें तो फिंच जाति का जो गलापागोस में द्वीप में पर जो विविध प्रकार के प्रजाति का फिंच पक्षी पाए जाते थे और वे अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। अलग अलग आवास होने के कारण इतने उनमें विविधता पाई जाती थी कि एक द्वीप का जो फिंच है दूसरे द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ रहता था। इस प्रकार जीवों में जो विविधता पाई जाती थी अलग अलग, तो प्रजातियों के बनने की इस प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहा गया। तो प्रजातिकरण क्या है? तो प्रजातिकरण वह है कि अलग अलग विविध प्रकार के या एक साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ एक ही प्रजाति के जीव लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार के जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजाति का बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रजातिकरण कहलाता है। ठीक, तो ये आपका प्रजातिकरण के पश्चात हम देखें अगला जो है प्रजातियां आखिर क्या है? तो प्रजातियां आखिर क्या है, इसका डार्विन के समय ही प्रजाति जो है जीवों का समूह को कहा जाता था और जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते थे ऐसे को प्रजाति कहा जाता था।
जिसके श्रेणी में एक दूसरे से संपर्क में आकर अपने वंशज को बढ़ाने का काम कर सकते थे। इनको डार्विन के समय में प्रजाति कहा गया। बाद में इसकी जो परिभाषा है जैविक प्रजाति के माना गया था, और डार्विन ने उनका जैविक प्रजाति के परिभाषा को लेकर एक चिंता रहा करता था। उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि कछुआ और छिपकली आदि जो प्रजाति हमको मिले थे, वो प्रजाति में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद भी इतनी भिन्नता रहती थी कि एक नई प्रजाति मानना बेहतर नहीं होता था। तो जैविक प्रजातियों का परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई। तो लैंगिक प्रजनन नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हुई हो, जैसे जीवाणु की बात करें और पौधों की बात करें, जो अलैंगिक प्रजनन से अपने वंश की वृद्धि करते हैं। अब आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना बनी रहती है ना। जैसे मैंने फिंच प्रजाति की बात किया, जो दक्षिण अफ्रीका के इक्वेडोर गालापागोस में एक द्वीप में पाए जाने वाले फिंच अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, खाद्य सामग्री लेता है, और दूसरे द्वीप में पाए जाने वाले जो फिंच है वो अलग प्रकार से अपना खाद्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा जो वीडियो था वो जीवों के विकासवाद सिद्धांत पर आधारित था और प्रजाति ग्रहण का हमने अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम एक नए चैप्टर लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।